वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। एंड जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड में फोर्सेस ऑन रोलिंग बॉडी इसका एनालिसिस किया था, कौन कौन से फोर्स लगते हैं उनको जाना था ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब की बार हम इंक्लाइन सरफेस पर जब कोई बॉडी रोलिंग बॉडी मतलब जब कोई बॉडी रोल करती है तो उस पर जो फोर्स लगते हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। सामने देखो एक बॉडी है, ये बॉडी जिसका मास मान लो m है, ओके। और ये बॉडी मान लो इस पॉइंट या अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड, अगर सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रही है या जिस एक्सिस के भी अराउंड रोटेट कर रही है, कोई फ़र्क नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और ये एक्सिस है जिसके अराउंड ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ना। ये इंक्लाइन सरफेस है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है। अब ये बॉडी है ना जो वो इस सरफेस पर ऐसे रोल कर रही है। रोल मतलब घूम रही है अभी, और मान लो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग की ओमेगा थी, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड या जो भी आप समझो, पर मिनट पर आवर, ठीक है। ये केस है। देखो जब तक रोल करेगी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्लाइड करने का टेंडेंसी आएगा इसके अंदर। मतलब हैवी है तो ज़रूरी नहीं कि वो रोल करती हुई आए, वो स्लाइड भी कर सकती है। तो जब स्लाइड करेगी ऐसे, जब ये स्लाइड करेगी तो इस सरफेस को देखो, इंक्लाइन वाला, ये जब स्लाइड करेगी तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी ऐसे मूवमेंट करेगी नीचे की ओर। तो जाहिर सी बात है कि इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी को कम करने का प्रयास करेगा। तो इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड होने की टेंडेंसी में आएगी, बॉडी रोल करेगी, अगर हो सकता है कि स्लाइड भी कर जाए। तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए इस बॉडी पर ये नीचे का इंक्लाइनेशन जो इंक्लाइंड जो सरफेस है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जो स्लाइडिंग का अपोज करे। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पर? इसका वेट काम करेगा एक W, और ये यहाँ टच करेगा तो वहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी N, ओके। मान लो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन, याद रखो, सेंटर ऑफ मास से जा भी सकती है और नहीं भी। अगर ये राउंड डिस्क हो, एक प्योर राउंड गोला हो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से जाएगा, वरना ये नहीं भी जा सकता है, ठीक है। परपेंडिक, मान लो ये इरेगुलर शेप है, बॉडी एकदम राउंड नहीं है या बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से जाए, ठीक है। और बताओ, देखो इसका वेट ऐसे काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि वेट का जो ये कंपोनेंट है, वेट क्या होता है, उसका मास अगर m है तो mg वेट, लेकिन ये काम करेगा इधर, तो इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, mg sin थीटा, करेक्ट। और ये कंपोनेंट अगर ज़्यादा है तो इस बॉडी को नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा,
ठीक है, चलो तो पहले हम इस डायरेक्शन को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आई कैप, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप मान लीजिए जे कैप। तो ज़रा आई कैप मतलब इस डायरेक्शन की ओर ज़रा आप मोशन लिखो, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर बॉडी पर काम कर रहा है, कंपोनेंट नीचे की ओर काम कर रहा है, और टोटल बॉडी और बॉडी का एक्सेलरेशन। क्योंकि ये नीचे की ओर काम कर रहा है, ये अपोजिट में काम कर रहा है, जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, और ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी एन, वो आप समझ रहे हैं, वेट का ये वाला कंपोनेंट आएगा, इधर वाला, एक मिनट, ये वायर बहुत लंबा है, ये परेशान करता है, एक दो बार गिरते गिरते बचाऊं। हाँ, तो ये तो हुआ इस डायरेक्शन का मोशन, और आप अगर ये जे डायरेक्शन मीन्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, अगर आप फोर्स को बैलेंस करें तो n इक्वल टू mg कॉस थीटा आएगा, करेक्ट, या वेट का नीचे वाला कंपोनेंट, मतलब इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। ओके, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। देखो ये बॉडी जो है ना वो रोल हो रही थी, ये बॉडी जो है वो रोल हो रही थी, और रोलिंग के चलते इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बॉडी पर कैसे निकालते हो? किसी बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ये होता है उस बॉडी पर कितना उस बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको ये डिटरमाइन करता है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट आई मीन्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हैं ये जो एक्सिस है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस है तो, या कहीं से भी रोटेशनल एक्सिस हो, किसी और जगह पर हो तो वहाँ पे, तो मतलब यहाँ हम सी लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा अपनी आसानी के लिए मान रखा है कि वो सेंटर ऑफ मास से जा रही है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस इक्वेशन को लगाने के लिए नंबर 3 इतना, अभी हमको ये एक्सटर्नल टॉर्क नेट निकालना होगा। तो देखो जितने फोर्स लगे हैं सबका एक्सटर्नल टॉर्क निकालते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। ये देखो, ये जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा, या टोटल आप देख लो, टोटल वेट, यही टोटल वेट इस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हमने यहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है, या अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और है ना, तो फिर आपको मोमेंट इस फोर्स का उसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। जैसे मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे होता, यहाँ पर वो पहिए का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता, या पहिया नहीं है, ये कोई बॉडी है, और वो मान लो इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, तो इस फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर आप डालते और नेट मोमेंटम निकालते।
फोर्स का, लेकिन हमने यहीं पर माना है। तो इस वेट का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट फोर्स का 0 आएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो ये वेट जो है वो कोई मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी कोई एक टॉर्क, इसके मोमेंट द्वारा कोई टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, दूसरा ये भी सेंटर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये नॉर्मल फोर्स लेते हैं। नॉर्मल फोर्स अगर आप इस फोटो को देखो, मतलब ये केस जो हमने जो बनाया है, यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ तो एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मतलब ये सेंटर ऑफ मास से जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से देखो, यहाँ के बीच में कुछ एक मान लो डिस्टेंस है, तो वो टॉर्क होगा आपका n, और वो डिस्टेंस अगर छोटी सी अगर nd है तो nd। ओके, अब जरा ये फोर्स ले लो, देखो ये घुमाएगा कैसे, ये ऐसे घुमाएगा, ये n, क्योंकि डिस्टेंस इस ओर है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क लगेगा वो ऐसे घुमाएगा, करेक्ट। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ले लो F, C से इसकी दूरी, वही यहाँ से इसकी दूरी जो भी हो, अगर ये गोला है तो आप R लिख सकते हो, वरना अगर गोला नहीं है तो आप इसको मान लो H थोड़ी देर के लिए, तो H, तो फोर्स और ये R मीन्स डिस्टेंस, तो FH, और ये भी इधर घुमा रहा है, प्लस FH। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस रोलिंग बॉडी पर इतना हुआ, और ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस रोलिंग बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये उठा के ये यहाँ पे रखो, तो ND नॉर्मल रिएक्शन की सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से नॉर्मल डिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और H फ्रिक्शन फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल टू I। अगर आप सेंटर ऑफ मास ले रहे थे तो मतलब C लिखते, बात वही है, तो I अल्फा। एक हमको ये क्वेश्चन मिला, इसको नंबर 3, तो ये हुआ पूरा नंबर 3। हाँ, हमने इसकी वैल्यू निकाल के रखी। तो इस तरह हम किसी रोलिंग बॉडी का फोर्स एनालिसिस करते हैं, हाँ, उसके मोशन का एनालिसिस करते हैं, अगर वो रोलिंग बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पर रोल कर रही है। अभी वो नीचे आ रही थी तो इक्वेशन कुछ ऐसे हुए, अभी मान लो यही बॉडी ऊपर की ओर भाग रही है इंक्लाइन सरफेस पर, ये इसका रोटेशन ऐसे ना होके, मतलब ये ऐसे ना होके ऐसे होता, ऊपर की ओर जा रहा था, तब क्या करते, कुछ नहीं, ये फोर्स रिवर्स हो जाता। चूँकि ऊपर की ओर जा रही है तो ये फोर्स की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते। फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग टेंडेंसी का अपोज करता है। बस ये बात अपने दिमाग में रखना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में सभी लगने वाले फोर्सेस का मोमेंट निकालना और सबको जोड़ देना, तो वो इफेक्टिव एक्सटर्नल टॉर्क होगा पूरी रोलिंग बॉडी पर, और वो इफेक्टिव टोटल एक्सटर्नल टॉर्क रोलिंग बॉडी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से हम लीनियर एक्सेलरेशन मीन्स कितने लीनियर एक्सेलरेशन के साथ बॉडी नीचे आएगी, और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आई
कैसे फोर्स का एनालिसिस करते हैं रोलिंग मोशन में, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ना पसंद है तो आप डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।